कक्षा 11 समाजशास्त्र के प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर नंबर 1 संरचनात्मक परिवर्तन का जो शेष हिस्सा अर्थात दूसरे भाग में हमने लिया है चाय की बागवानी। अब हम जान चुके हैं कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण उस प्रकार नहीं हुआ जैसे ब्रिटेन में हुआ। इसकी वजह औद्योगिकरण की देर से हुई शुरुआत नहीं थी, बल्कि यहाँ के प्रारंभिक औद्योगिकीकरण और नगरीकरण पर औपनिवेशिक शासन चलता था जो अपने हितों को देखता था। हम विभिन्न उद्योगों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल चाय की बागवानी को, जो आप चित्र में देख रहे हैं, उदाहरण के रूप में ले लेंगे। आधिकारिक रिपोर्ट से पता चलता है कि औपनिवेशिक सरकार गलत तरीकों से मजदूरों को भर्ती करती थी और उनसे बलपूर्वक काम लिया जाता था। ब्रिटिश व्यवसायियों के लिए सरकारी बल का प्रयोग कर बागानों में मजदूरों से सस्ते में काम कराया जाता था। कथा साहित्य एवं अन्य स्रोतों से बागान में काम करने वालों के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। वास्तव में औपनिवेशिक प्रशासक यह मानकर चलते थे कि बागान वालों को फायदा पहुंचाने के लिए मजदूरों पर कड़े से कड़ा बल प्रयोग किया जाए। वे इस तरह से पूर्णतः अवगत थे कि औपनिवेशिक देश में चलाए गए नियम कानून अलग हो सकते हैं और यह जरूरी नहीं है कि ब्रिटिश प्रजातांत्रिक नियमों का निर्वाह औपनिवेशिक देश में भी करे जो ब्रिटेन में लागू होते थे। श्रमिकों का चयन और नियुक्ति किस प्रकार होती थी? बॉक्स 1.6 में आप देखें। सन 1851 में चाय उद्योगों की भारत में शुरुआत हुई। ज़्यादातर चाय के बागान असम में थे। सन 1903 तक 4,79,000 अस्थायी और 93,000 अस्थायी लोगों को यहाँ काम पर रखा गया था। चूंकि असम की जनसंख्या सघन नहीं थी और चाय के बागान निर्जन पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित थे, इसलिए बड़ी संख्या में श्रमिकों को दूसरे प्रांतों से लाया गया था। लेकिन दूर दराज से हजारों मजदूरों को लाकर ऐसी जगह पर रखने में जहाँ की आबोहवा स्वास्थ्य के प्रतिकूल थी, यहाँ तक कि विचित्र प्रकार के बुखारों का प्रकोप था, इलाज में अत्यधिक खर्चा होता था और इस खर्चे के लिए बागानों के मालिक और ठेकेदार सम्मत नहीं थे। सही तरीके से मजदूरों का लाना खर्चीला होता, इसलिए ब्रिटिश व्यवसायियों ने सरकारी ताकत का सहारा लिया। ऐसे कानून बनाए गए कि गरीब मजदूरों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। असम के चाय बागानों के लिए मजदूरों की नियुक्ति वर्षों तक होती रही। यह काम ठेकेदारों को दिया गया था जो बंगाल के ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863, जिसका 1865, 1870 और 1873 में संशोधन किया गया, का इस्तेमाल करके मजदूरों को प्रलोभन, बल, भय के द्वारा असम भेजते थे। बॉक्स नंबर 1.7 कर्जन के भाषण सेकेंड से पृष्ठ 238 से। असम जाने वाले मजदूर दरअसल दस्तावेज इकरारनामे के तहत कई सालों के लिए वहां गए थे। सरकार की तरफ से उन मजदूरों को दंडित करने का प्रावधान किया था जो समझौते के पट्टे के अनुसार व्यावसायिक शर्त पूरी नहीं करते थे। इस पक्ष को स्पष्ट करते हुए कानून के सदस्य टी रॉलेट ने सन 1901 में श्रम और उत्प्रवासी विधेयक 1901 असम लेबर एंड इमिग्रेशन के बारे में बोलते हुए कहा कि पट्टे पर लिए गए मजदूरों को यह कानून विधिवत रूप से निर्देश देता है कि वह 4 साल के लिए असम में मजदूरी करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मजदूर इस निर्देश का पालन करने में विफल रहता है तो उसे जेल हो सकती है। इस प्रकार की शर्तें मालिक मजदूर से संबंधित साधारण कानूनों में नहीं होती हैं, लेकिन हमने ब्रिटिश भारत में असम के चाय बागानों के मालिकों ने सुविधा और फायदे के लिए इस प्रकार की शर्तों कानून का हिस्सा बनाया है। तथ्य यही है कि इस कानून का मुख्य उद्देश्य बागान वालों को फायदा पहुंचाना है, न कि मजदूरों के हितों को ध्यान में रखना। बॉक्स 1.6 और 1.7 के लिए यह विद्यार्थियों के लिए अभ्यास। कार्य को नियंत्रित करने में औपनिवेशिक सरकार और इसके प्रशासकों की भूमिका। ब्रिटिश चाय बागान मालिकों की सहायता के लिए ब्रिटिशों की राय। पता लगाएं कि श्रमिकों के वंशज की क्या भूमिका रही और वे कहाँ रह रहे हैं। मजदूरों को जानने के बाद यह आवश्यक है कि मालिकों बागान वालों के बारे में जाने। बागानों के मालिक कैसे रहते थे। सामान की लदाई और उतारने के लिए पर्वतपुरी एक अहम जगह थी। जब भी भाप छोड़ती है पानी की स्टीमर किनारे से लगते, आसपास के किसानों के मालिक अंग्रेज उनकी मेन जहाज से उतरते। वैसे तो उनके बगीचे दूर दराज थे और उन्हें एकांत में रहना पड़ता था, लेकिन उनकी जीवन शैली में भोग विलास की चमक भरपूर थी। उनके विशाल बंगले मजबूत लकड़ी के पट्टों पर स्थित और घिरे थे ताकि जंगली जानवर वहां न आ पाए। राजसी बंगले के चारों ओर मखमली बाग थे जिनकी रौनक में रंग बिरंगे फूलों की कतार थी। उन गोरे साहबों ने कितने ही स्थानीय लोगों को विशेष ट्रेनिंग देकर बेहतर सेवा देने लायक बना दिया था। माली बावर्ची घरेलू काम करने वाले नौकरों
की कैफियत देखते बनती थी। नौकरी की सेवा की वजह से उन विशाल बंगलों के बरामदे और एक एक सामान दूर से ही चमकते थे। सारी जरूरत की चीज़ें, साफ सफाई के पाउडर से लेकर परिष्कृत कांटे, सेफ्टी पिन से लेकर चांदी के बर्तन तक, नाटिकम के किनारे वाले टेबल क्लॉथ से लेकर नहाने का साबुन तक सब कुछ जहाज से आते थे। बड़े बड़े नहाने के टब जो विशाल नहाने के कमरे में रखे जाते थे, जिन्हें कि हर दिन सवेरे भिश्ती बंगले के कुएं के पानी से भर देता था, वे भी वास्तव में स्टीमर से ही आते थे। स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण। पहले के भागों में हमने जाना था कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण में औपनिवेशिक शासन की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इस भाग में हम संक्षेप में जानेंगे कि औद्योगिकरण को स्वतंत्र भारत की सरकार ने सक्रिय तौर पर बढ़ावा कैसे दिया। कुछ अर्थों में यह अन्य प्रकार की प्रतिक्रिया भी थी जिसमें स्वाधीन भारत के शासन उपनिवेशवाद के द्वारा प्रवाहित हुए विकास को संजोए रखना चाहते थे। अध्याय 5 में हम भारतीय औद्योगिकरण और इसमें आए परिवर्तनों, विशेषकर सन 1990 के बाद हुए उदारीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय राष्ट्रवादियों के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान हुआ आर्थिक शोषण एक केंद्रीय मुद्दा था। उपनिवेशवाद से पहले के भारत की जो तस्वीर कथा साहित्य आदि में दिखती थी, उनमें समृद्ध और संपन्नता थी, लेकिन उपनिवेशवाद के बाद के भारत में गरीबी दिखाई देती थी। स्वदेशी आंदोलन से भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रतिष्ठा को मजबूत किया। आधुनिक विचारों के द्वारा लोगों ने अनुभव किया कि गरीबी को दूर किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रवादियों ने अनुमान लगाया कि तीव्र और वृहद औद्योगिकरण के द्वारा आर्थिक स्थिति में आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं, जिनसे विकास और सामाजिक न्याय हो पाएगा। भारतीय मशीनीकृत उद्योगों का विकास हुआ। इन्हें बनाने वाले उद्योग, पब्लिक सेक्टर के विस्तार और बड़े कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण माना गया। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोच रखा था, आधुनिक और समृद्धशाली भारत की नींव बृहद लौह इस्पात उत्पाद उद्योगों या विशाल बांधों और विद्युत शक्ति के केंद्रों पर रखी जानी थी। आप भाखड़ा नागल बाद में पंडित नेहरू के विचारों को पढ़ें। हमारे अभियंता यह बताते हैं कि संभवतः इसके जैसा विशाल ऊंचा बात दुनिया में और कहीं नहीं है। इसके कार्य में कठिनाई और जटिलताएं दिखाई देती हैं। जब मैं इसके आसपास घूम रहा था, मेरे मन में यह विचार आया कि इन दिनों लोग बड़े मंदिरों, मस्जिदों और गुरुद्वारों में मानवीय कल्याण के लिए कार्य करते हैं। इस विशाल भाखड़ नागल से बेहतर और बड़ा कौन सा स्थान होगा जहाँ हजारों लाखों लोगों ने एक साथ काम किया। लोगों ने यहाँ अपना खून पसीना बहाया और यहाँ तक कि प्राण भी त्याग दिए। इससे अच्छी और कौन सी जगह होगी। यह बात पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। क्रियाकलाप 1.4। आज़ादी के बाद के सालों में भारत में अनेक औद्योगिकरण शहरों का उद्भव और विकास हुआ। संभवतः आप में से कुछ ऐसे शहरों में रहते हो। बोकारो, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे शहरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। क्या आपके क्षेत्र में भी ऐसे शहर हैं? क्या आपको उर्वरक उत्पादन यंत्र और तेल के कुओं के क्षेत्र के आसपास बसे शहरों के बारे में पता है? अगर ऐसा कोई शहर आपके क्षेत्र में नहीं है तो पता करें कि ऐसा क्यों नहीं है। बॉक्स 1.9। सन 1938 में स्वतंत्रता के तकरीबन एक दशक पहले राष्ट्रीय योजना समिति नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू और संपादक केटी शाह थे। यह गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किया गया था। सन 1939 से समिति ने अपना कार्य प्रारंभ किया, लेकिन यह ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि इसके अध्यक्ष नेहरू को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और बाद में विश्व युद्ध भी छिड़ गया। इन व्यवधानों के बावजूद 29 समितियों का गठन हुआ, जिन्हें 8 उपसमूहों में विभाजित किया जाना था और जिसके कार्यक्षेत्र पुनर्नियोजित तरीके से राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलू थे। समिति के विचाराधीन क्षेत्र प्रमुख रहे कृषि और उत्पादन के अन्य प्राथमिक साधन, उद्योग और उत्पादन के द्वितीयक साधन, मानवीय कारक श्रम व आबादी, वित्त और विनिमय, सार्वजनिक उपयोगिता, आवागमन और संचार, सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और आवास, शिक्षा, सामान्य और तकनीकी, नियोजित अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका। अनेक समितियों ने अपने प्रतिवेदन सौंपे और अंतरिम प्रतिवेदनों को भी समर्पित किया। यह सब भारत की स्वाधीनता के पूर्व हुआ। सन 1948-49 में अनेक प्रतिवेदन प्रकाशित हुए। मार्च 1950 में भारत सरकार के प्रस्ताव पर योजना आयोग का गठन हुआ, जो आयोग के क्रियाकलापों के लिए प्रमुख बिंदुओं को परिभाषित करता है। स्वतंत्र भारत में नगरीकरण।
आपको भारत में निरंतर बढ़ रही नगरीकरण की प्रक्रिया के बारे में जरूर पता होगा। हाल ही के वर्षों में बढ़ते हुए भूमंडलीकरण द्वारा शहरों के अत्यधिक प्रसार और जरूर परिवर्तनों की जानकारी भी होगी। अध्याय 6 में इसके बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। भारत में 21वीं शताब्दी में नगरीकरण की प्रक्रिया दर अत्यंत तीव्र होती नजर आती है। भारत सरकार की स्मार्ट सिटी की महत्वाकांक्षी योजना इस गति को तीव्र करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। यहाँ हम समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से भारत में नगरीकरण के विभिन्न प्रकारों को देखेंगे। आज़ादी के बाद के 2 दशकों में भारत में नगरीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा था। नगरीकरण अनेक प्रकारों से हो रहा था। इस पर विचार व्यक्त करते हुए समाजशास्त्री M.S.A. राव ने लिखा है कि भारत के कई गांव भी तेजी से बढ़ रहे नगरी प्रभाव में आ रहे थे। नगरी प्रकृति का प्रभाव गांव का शहर या नगर से कैसा संबंध है पर निर्भर करता है। उन्होंने 3 भिन्न प्रकार के नगरीय प्रभावों की स्थिति की व्याख्या की। आप यह चित्र देखें, एक नगरी गांव का दृश्य। सबसे पहले वे गांव आते हैं जहां से अच्छी खासी संख्या में लोग दूर दराज के शहरों में रोजगार ढूंढने के लिए जाते हैं। वे उन शहरों में रहते हैं लेकिन उनके परिवार के सदस्य गांव में ही रहते हैं। उत्तर मध्य भारत के एक गांव माधोपुर में 298 घरों में से 77 घर ऐसे हैं जिनके सदस्य प्रवासी हैं, जबकि 77 अप्रवासियों में से लगभग आधे ऐसे हैं जो मुंबई या कोलकाता में काम करते हैं। कुल अप्रवासियों के 75% ऐसे प्रवासी हैं जो गांव में अपने परिवार को नियमित रूप से पैसे भेजते हैं और 83% अप्रवासी प्रत्येक साल या 4 से 5 बार या 2 साल में एक बार अपने गांव में आते हैं। बहुत सारे प्रवासी केवल भारतीय नगरों में नहीं बल्कि विदेशों में भी रहते हैं। जैसे गुजरात के गांवों के अनेक प्रवासी अफ्रीका और ब्रिटेन के शहरों में रहते हैं। इन लोगों ने अपने गांव में आधुनिक फैशन के मकान भी बनाए हुए हैं। इन्होंने जमीन जायदाद में भी निवेश किया हुआ है। शिक्षण संस्थान और जन कल्याण के लिए स्थापित ट्रस्टों को भी दान दिया है। दूसरे प्रकार का शहरी प्रभाव उन गांवों में भी देखा जाता है जो औद्योगिक शहरों के निकट स्थित हैं। जब तक भिलाई जैसा औद्योगिक शहर उभरता है तो उसके आसपास के कुछ गांवों की पूरी जमीन उस शहर का हिस्सा बन जाती है, जबकि कुछ गांवों की आंशिक भूमि अधिग्रहित की जाती है। ऐसे शहरों में प्रवासी कामगार आते ही रहते हैं, जिनमें गाँव में मकान की मांग बढ़ जाती है और बाजार का विस्तार होता है। साथ ही साथ स्थानीय निवासियों और अप्रवासियों के बीच में संबंधों को संतुलित करने की समस्या भी उत्पन्न होती है। महानगरों का उद्भव और विकास तीसरे प्रकार का शहरी विकास प्रभाव है, जिसके निकटवर्ती गांव प्रभावित होते हैं। नगरों के विस्तार में कुछ सीमावर्ती गांव पूरी तरह से नगर के प्रसार में विलीन हो जाते हैं, जबकि वे क्षेत्र जहां लोग नहीं रहते नगरीय विकास के लिए प्रयोग कर लिए जाते हैं। बॉक्स नंबर 1.10 का आप देखें। कथन को ध्यान से पढ़ें। संभवतः आपने कुछ अलग प्रकार या ऊपर दिए गए प्रकार का ही नगरीकरण देखा और अनुभव किया होगा। इसके बारे में संक्षेप में थे कि सभी विद्यार्थी एक दूसरे के अनुभवों पर चर्चा करें। चुने हुए महानगरीय शहरों की जनसंख्या। नगरीय एग्लोमरेशंस भारत में नगरीय और नगरीय संकुल कस्बों की जनसंख्या 1951 से 2011 के बीच की आप देखें। ये जो फिगर आपके सामने है, चित्र दिख रहा है, नगरीय जनसंख्या और नगरीय संकुल कस्बों के नंबर। ये देखें आप किस प्रकार से इनका दिया गया है आंकड़ा। निश्चित तौर पर इसका अध्ययन विद्यार्थी करेंगे, मैप बनाएंगे और इसके अनुरूप इसका अभ्यास करेंगे। चुने हुए महानगरीय शहरों की 10 की वृद्धि दर प्रतिशत में देखिए आप इस प्रकार से विद्यार्थी फिगर बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और उसका अभ्यास करेंगे। नगरीय जनसंख्या और 10 की वृद्धि दर किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हुई है नगरों की। चार्ट दर्शाता है कि भारत में नगरीय जनसंख्या और यूए कस्बों की जनसंख्या बढ़ रही है। दूसरा चार्ट दिखाता है कि नगरीय आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन नगरीय जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर जनसंख्या के घटने की प्रवृत्ति को दिखा रहा है। 1951 में भारत की जनसंख्या के 17.29 यानी 62.4 मिलियन लोग 2843 कस्बों में रह रहे थे,
जबकि 2011 में भारतीय जनसंख्या 31.16% यानी 377.10 मिलियन लोग 7,935 कस्बों में रह रहे थे। यह निरपेक्ष संख्या युवा कस्बों की संख्या और नगरीय जनसंख्या के फीसद भाग के रूप में स्थिर वृद्धि दर्शाती है। हालांकि 1981-2001 में नगरीय जनसंख्या में गिरावट दिखाने वाले 10 की वृद्धि दर ने इस प्रवृत्ति को उलट कर दिया। 2011 में इसमें मामूली सी वृद्धि देखी गई। 1951 में नगरीय आबादी की 10 की वृद्धि दर 41.42 थी और 2011 में यह 31.80 थी। आज़ादी के बाद पहली बार निरपेक्ष रूप में नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक वृद्धि देखने को मिली, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों की वृद्धि दर में तेजी से आई गिरावट और नगरीय क्षेत्रों की वृद्धि दर के लगभग समान रहने के कारण हुई। निष्कर्षतः आपको यह तो स्पष्ट लग रहा होगा कि उपनिवेशवाद केवल इतिहास का ही विषय नहीं, बल्कि यह आज भी हमारे दैनिक जीवन में जटिल रूप में मौजूद है। इस अध्याय से यह प्रकट होता है कि औद्योगिकीकरण और नगरीकरण का मतलब केवल उत्पादन व्यवस्था, तकनीकी नवीनीकरण, आबादी की सघनता ही नहीं, बल्कि इसके अलावा यह हमारे जीवन का एक अंतरंग हिस्सा है। आप स्वतंत्र भारत में औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के बारे में और विस्तार से अध्याय 5 और 6 में इसकी जानकारी लेंगे। प्रश्नावली, जिन प्रश्नों को विद्यार्थी तैयार करेंगे। उपनिवेशवाद प्रश्नावली आप देख लें। उपनिवेशवाद का हमारे जीवन पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा है? आप या तो किसी एक पक्ष जैसे संस्कृति या राजनीति को केंद्र में रखकर या सारे पक्षों को जोड़कर विश्लेषण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध है, विचार करें। किसी ऐसे शहर या नगर को चुनें जिससे आप भली बात परिचित हैं। उस शहर नगर के इतिहास, उसके उद्भव और विकास तथा समसामयिक स्थिति का विवरण दें। आप एक छोटे कस्बे में या बहुत बड़े शहर या अर्धनगरीय स्थान या एक गांव में रहते हैं। आप जहां रहते हैं उस जगह का वर्णन करें। वहां की विशेषताएं क्या हैं? आपको क्यों लगता है कि वह एक कस्बा है, शहर नहीं? एक गांव है, कस्बा नहीं, या शहर है, गांव नहीं? आप जहां रहते हैं क्या वहां कोई कारखाना है? क्या लोगों का मुख्य व्यवसाय खेती है? क्या व्यवसाय वहां निर्णायक रूप में प्रभावशाली है? क्या वहाँ इमारतें हैं? क्या वहाँ शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध हैं? लोग कैसे रहते हैं और व्यवहार करते हैं? लोग किस तरह बात करते हैं और कैसे कपड़े पहनते हैं? इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए विद्यार्थी नीचे दिए गए संदर्भित ग्रंथों का भी अध्ययन कर सकते हैं और विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो विशेषकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 संरचनात्मक परिवर्तन पूर्ण होता है। विद्यार्थी इसका अभ्यास करेंगे।